नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 लेकर आपके सामने हूं। आज बात करते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन। आज उसका दूसरा पार्ट भी लोग देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं और इसको लेकर हंगामा कहां मच रहा है यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में। जो इंडिया द मोदी क्वेश्चन का जो पहला एपिसोड दिखाया गया था, उसको लेकर कल जेएनयू में स्क्रीनिंग की बात कही थी। वहां के एसएफआई के जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो लेफ्ट बैक स्टूडेंट विंग है और लेफ्ट समर्थित जो विंग है, उसने कहा था कि वो स्क्रीनिंग करेगी। उसके बाद जब छात्र अपने लैपटॉप्स पर, अपने फोन्स पर वो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो उसके बाद वहां के प्रशासन ने, यानी कि जेएनयू प्रशासन ने वहां की लाइट काट दी। 2.5 घंटे तक लगातार करीब जेएनयू में अंधकार छाया रहा, लोग नहीं देख पाए। इसको लेकर हंगामा हुआ, स्लोगनियरिंग हुई और उसके बाद, और ये तब हुआ है जब केरला में इसकी स्क्रीनिंग व्यापक तरीके से की गई। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा। तो पहले केरला में हुआ, उसके बाद जेएनयू और आज दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी एसएफआई के स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग की मांग की थी और उन्होंने एक पैम्फलेट फ्लोट किया था कि शाम को 6 बजे फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन उसके पहले ही प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया और उन्होंने कहा कि प्रशासन की अनुमति के बिना ये स्क्रीनिंग नहीं हो सकती। बहुत सारे पुलिस वालों ने छात्रों को डिटेन किया। अब कल सुनने में आ रहा है कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी स्क्रीनिंग की को लेकर शोर मचेगा और वहां पर भी इसको लेकर बातचीत होगी। अब सवाल ये उठता है कि छात्रों का इस तरीके से आंदोलित होना और इस तरीके से स्क्रीनिंग की बात करना, क्या ये एक देशव्यापी आंदोलन में बदल जाएगा? और छात्र क्या संकेत देना चाह रहे हैं मौजूदा सरकार को, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर केरला, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और अब कोलकाता के कॉलेजेस में इस तरीके की अगर एक पहल शुरू हुई है, तो उसके संकेत क्या हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्यों इतनी डरी हुई है। ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं का वोट बैंक है, जो बीजेपी के साथ है, वो उसके साथ टिका हुआ है, वो कहीं खिसकेगा नहीं। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को और एनफोर्समेंट एजेंसीज को भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है और वहां की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसको चुनौती दी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि बीबीसी उससे बड़ा हो गया है। लेकिन अगर आप उन दोनों एपिसोड्स को देखें, जो कि मैंने देखा है, मैंने पूरी फिल्म एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों देखा है, और अगर आप उस फिल्म की बात करें तो एक बहुत ही बैलेंस्ड कवरेज है, जिसमें कि स्वपन दास गुप्ता का स्टेटमेंट है, उसमें आकार पटेल है, उसमें अरुंधति रॉय है, सुब्रमण्यम स्वामी है, हरतोष सिंह बाल है, बहुत सारे लोग हैं जिनके स्टेटमेंट्स को लिया गया है। अगर डॉक्यूमेंट्री की हम बात करें तो कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जिसके बारे में एक नई चीज हमें पता चल रही हो। तो सवाल ये उठता है टाइमिंग को लेकर कि ये टाइमिंग क्या है एक ऐसे समय में जब G20 को प्रिसाइड करेगा भारत। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर डर गए हैं, क्योंकि जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, यानी कि हिंदू वोट बैंक के सामने उनकी जो छवि है वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि है। और जब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध की बात करते हैं, वहां पर महात्मा गांधी की बात करते हैं और एक अपनी सेक्युलर इमेज को पोर्ट्रे करने की हमेशा उनकी कोशिश रहती है। तो मेरा जो ये सवाल है, और आज अपने गेस्ट पैनलिस्ट से भी मैं इस सवाल को खड़ी करूंगी कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से डर गए हैं कि जो उनकी सरकार का जो दो मुहा चेहरा जो नजर आ रहा है कि भारत के लिए कुछ और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कुछ और, क्या वो दो मुहा चेहरा आज एक्सपोज हो गया है? आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे और इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए बहुत सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। थैंक यू। जो पहला सवाल है लखेड़ा जी, वो यही है कि जो छात्र इतने आंदोलित हो रहे हैं इस समय, पुलिस उनको डिटेन कर रही है, ये छात्र किस बात का संदेश मौजूदा सरकार को दे रहे हैं? देखिए, छात्रों का इसमें अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसमें कूदना और उसको लेकर के एक रिजेंटमेंट, आंदोलित होना, ये
जाहिर सी बात है कि होता क्या है कि जब कोई घटना घटती है, खास तौर पर एक बड़ी घटना, गुजरात रॉयट, भारत की स्वतंत्र भारत के इतिहास के जितने भी रॉयट हुए हैं, गुजरात से पहले भी दंगे हुए हैं और उससे ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये चूँकि हाल के वर्षों में है और प्रधानमंत्री जी का वो गृह प्रदेश है और वहाँ पर वो एज ए मुख्यमंत्री विपक्ष ने नहीं, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि वो उसको नाकाम रहे हैं, वो सफल नहीं रहे हैं। उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वीडियोज़ हैं, पूरी दुनिया में वर्षों से घूम रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये जो कदम उठाया है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर, ये एक किस्म से सेंसरशिप है। मतलब कोई चीज़ बनाई है, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ने बनाई है एंड यही सरकार है, इसी के लोग हैं जो बीबीसी जब ये विपक्ष में होते थे, तो ये बीबीसी को एक बहुत बड़ी नज़ीर मान के चलते थे कि बीबीसी ने ये बोला है। उन्होंने कि हम दूरदर्शन तो जो सत्ताधारी पार्टी है, कांग्रेस उस समय पावर में थी, ये तो कांग्रेस की भाषा बोल रहा है। अरे बीबीसी देखिए, बीबीसी क्या बोल रहा है। अब चूँकि आप पावर में हैं, प्रधानमंत्री जी के वीडियोज़ हैं कि भई दूरदर्शन क्या बोल रहा है, रेडियो क्या बोल रहा है, लेकिन आप जाके बीबीसी देखिए, बीबीसी सच दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो अब चूंकि चक्र का पहिया वापस घूम करके वहीं आ गया है और अब आप सरकार में हैं पिछले 9 साल से और बीबीसी वही है, बीबीसी नहीं बदला है। बीबीसी उसी तरह की स्टोरीज पहले भी करता था एंड मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए, मैंने आपने तो देखी भी, मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं, मैंने पूरा नहीं देखा। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैंने देख लिया, लेकिन उसके जो उन्होंने जो मैंने एक्सपर्ट से पूछा है कि जैसे आपने भी कहा है कि बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई है एंड उन्होंने दोनों तरह के व्यूज दिए हैं। उनको पता था इस बात का कि अगर हम एक तरफा चलाएंगे, एक एजेंडा चलाएंगे, तो इसका विरोध होगा और एक प्रतिक्रिया होगी। वो प्रतिक्रिया बीबीसी की अपनी इज्जत दांव पे लगी होती है, क्योंकि बीबीसी एक हाईली प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर्स है। तो भारत के संदर्भ में, जब भारत की हम बात कर रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में ये बात नीलू जी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमने इमरजेंसी का विरोध किया, हम भी छोटे छोटे छात्र थे उस समय और हम भी इमरजेंसी का विरोध आज भी कर रहे हैं कि इमरजेंसी का विरोध, कांग्रेस पार्टी ने माफी मांग ली, इमरजेंसी हमने सेंसरशिप लगाई, लोगों को फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोका। मैं ये मानता हूं कि अगर इसमें समझदारी का काम ये था, प्रधानमंत्री जी को 10 साल सत्ता में रहने से कोई रोक नहीं रहा है, कोई किसी तरह की बेरोक टोक नहीं है, उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है। अगर वो सच है, अगर उनको लग रहा है कि उनका किसी भी तरह से गुजरात के रॉयट में कहीं कोई दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी पिटिशंस को खारिज किया है कि नो नो, तो हम तो नहीं डिस्प्यूट कर रहे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई डिस्प्यूट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को ये चैलेंज करना चाहिए और अपने को पेश करना चाहिए एक डेमोक्रेसी में कि भाई मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं एक मुख्यमंत्री था, चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए पेश कर रहा हूं और मैं ये इसको बोलता हूं, आप देखिए, और मैं ये कहता हूं कि ये सब झूठ है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी।